हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर गजेंद्र चक्रधारी, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बटमूल आश्रम कॉलेज, महापल्ली सालेहोना, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। और आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एक नए विषय से, एक नए क्लास का। और ख़ास तौर पे ये क्लास है बीए फाइनल ईयर। बीए फाइनल में फर्स्ट पेपर रिसोर्सेस और इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। रिसोर्सेस संसाधन और इन्वायरमेंट पर्यावरण, ये प्रथम प्रश्न पत्र है। और इस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट चैप्टर में आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मीनिंग, नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट। संसाधन एवं पर्यावरण का अर्थ, प्रकृति और उसके घटक, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा संसाधन की, रिसोर्सेज की। और उससे पहले मैं यहां बता देना चाहूंगा मीनिंग, नेचर and components of resources and environmental। ये है आज का टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे। और आइए हम चलते हैं रिसोर्सेज की ओर, संसाधन की ओर। संसाधन, सबसे पहले बात करेंगे हम संसाधन की। और प्रकृति प्रदत्त समस्त जैव अजैव तत्व जिन्हें मानव अपनी बुद्धि, तकनीकी ज्ञान और श्रम के माध्यम से उसको उसके अनुरूप परिमार्जित करते हुए, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए, उसको बहुत अधिक संशोधित करते हुए और अत्यधिक उपयोगी बनाने के लिए जब वह अपना कला कौशल का उपयोग करता है, और जब कोई प्रकृति प्रदत्त ऐसे तत्व जो जैव और अजैव है, जब वे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ साबित होते हैं, तब कहीं जाकर वे संसाधन का स्वरूप ले पाते हैं। और इस संबंध में दूसरे शब्द में हम ये भी कहना चाहेंगे कि कोई भी वस्तु या उसका गुण जो मानव के लिए उपयोगी साबित होते हैं, उसकी मानवीय इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं, तब वो संसाधन कहलाते हैं। और यह भी बात है इसमें कि मानव का आकलित और भरोसा किया हुआ किसी पदार्थ या वस्तु का गुण और उसका जो कार्य, सक्रियता मानवीय परिसंपत्ति बन जाती है, तब कहीं जाकर वह संसाधन का स्वरूप ले पाता है। अन्यथा वह संसाधन का स्वरूप नहीं ले पाता। उसमें, उस पदार्थ में वह गुण, वह सक्षमता, वह कार्य निष्पादन करने की शक्ति होनी चाहिए, तब कहीं जाकर वह संसाधन, रिसोर्स बन पाता है। आइए हम बात करते हैं विद्वानों ने इसके संबंध में क्या क्या बातें कही हैं, इसके अर्थ के संबंध में, इनके प्रकृति के संबंध में। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर जिमरमैन। इन्होंने क्या कहा है, आइए बात करें संसाधन के संबंध में। जो अर्थ और प्रकृति इन्होंने जो बात कही है, प्रोफेसर जिमरमैन, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। संसाधन होते नहीं वरन बन जाते हैं। ये बिल्कुल सटीक बात उतरता है कि संसाधन होते नहीं वरन बन जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि संसाधन का जो अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना,
अर्थात व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है, और वही संसाधन है। इसी तरह से प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जेलेंस्की ने भी उन्होंने कहा है, प्रोफेसर जेलेंस्की, इन्होंने भी संसाधन के संबंध में उन्होंने अपना अर्थ और मत व्यक्त किया है कि संसाधन मानवीय इच्छा, प्रतिभा और श्रम का प्रतिफल होता है। मानवीय इच्छा, श्रम प्लस मानवीय इच्छा, श्रम और खासतौर पे प्रतिभा, इन तीनों का यह फल होता है, तब कहीं जाकर संसाधन बनता है। एक तीसरा जो है प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता उन्होंने बात की है, ये है जेम्स फिशर। उन्होंने कही है कि संसाधन वह कोई वस्तु या मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है, कि संसाधन वह कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। ये कहा है प्रोफेसर जेम्स फिशर ने। तीसरा इन्होंने ये बात कही, और इस तरह से ये महत्वपूर्ण बातें जो हैं इसके अर्थ के संबंध में, इसकी प्रकृति के संबंध में इन विद्वानों ने यहाँ पर बात कही है। इसमें स्मिथ और फिलिप्स भी आते हैं, उन्होंने अपनी बातें कही। खासतौर पे उन्होंने कहा है कि मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं होती हैं जो मानव के उपयोग के लिए आती हैं। ये कथन है स्मिथ और फिलिप्स का। स्मिथ और फिलिप्स इन्होंने भी बहुत अच्छी बातें इसके संबंध में कही हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण सारगर्भित चीज़ें जो हैं इसके अर्थ और परिभाषा, अर्थ के संबंध में, इसके नेचर के संबंध में, प्रकृति के संबंध में, खासतौर पर रिसोर्सेज के संबंध में इन्होंने बात कही है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके कंपोनेंट्स की ओर। कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन है। उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेस जो है दो प्रकार के हैं, जैव और अजैव। उसी तरह से कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेस हैं वो चार प्रकार के हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दो हैं बायोटिक और अबायोटिक, जैव और अजैव। बायोटिक एंड अबायोटिक। इसके अंतर्गत है जैव और अजैव। इसके बाद दूसरा जो है समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर भी दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल। रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल। तीसरा हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर चार
संसाधन आते हैं, जिनमें होता है पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय व चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ये स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से चौथा जो है विकास स्तर के आधार पर, चौथा विकास स्तर के आधार पर ये भी हम अलग अलग प्रकार से इसको देखते हैं। एक है भंडार संसाधन के रूप में, दूसरा संभावी संसाधन के रूप में। भंडार, संभावी, विकसित और संचित भंडार। संचित भंडार यही है, संचित भंडार। और एक है संचित कोष, संचित कोष। इन आधारों पर जो है संसाधन हमें कंपोनेंट्स के रूप में प्राप्त होते हैं, ये 4 प्रकार के। आइए इसके बारे में हम डिटेल में जाते हैं। पहला जो हमने बात की थी, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैव और अजैव। जैव और अजैव, जिसमें हम बात करेंगे जैव, बायोटिक। ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है। इस वातावरण के जितनी भी वस्तुएं हैं जिनमें जीवन है, प्राण है, वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत, जैव जगत के अंतर्गत या जैव संसाधन के अंतर्गत ये शामिल होते हैं। इनमें मनुष्य, पशुधन, पक्षी, मछली इसमें आते हैं। मनुष्य, पशुधन में सभी चीजें इसमें आते हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़ा इत्यादि पशुधन के अंतर्गत जितने भी आते हैं इसमें आते हैं। पक्षी, मनुष्य, पक्षी, और इसमें मछली को भी रखा गया है। और जीव जिसमें जितने भी इस वातावरण में हैं, जिसमें प्राण है, वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये बायोटिक है। और इसके बाद जो दूसरा है वो अजैव, अबायोटिक। अजैव, अबायोटिक में आते हैं। अबायोटिक के अंतर्गत वातावरण में उपस्थित ऐसे संसाधन या ऐसे वस्तुएं जिनमें किसी प्रकार के जीवन की संभावना नहीं है, वो निर्जीव है। इसमें आता है मिट्टी, सौर, पवन ऊर्जा, और खास तौर पे जो धातुएं होती हैं, प्राकृतिक जो गैस होती हैं, ये सभी इसमें आते हैं। और खनिज, मिनरल्स, खनिज, प्राकृतिक गैस, ये सभी चीजें जो हैं अजैव की श्रेणी में रखे जाते हैं। ये हो गया उत्पत्ति के आधार पे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं समाप्यता के आधार पर। दूसरा, समाप्यता के आधार पर मैंने बात की थी। पहला, इसके अंदर 2 होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिसको हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ऐसे संसाधन जिसको हम एक बार उपयोग कर लिए, उसको हम फिर दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। ये इस श्रेणी के अंदर आते हैं, नवीकरणीय संसाधन के अंदर आते हैं। ये होते हैं आपका रिन्यूएबल, ये संसाधन है। और इसके अंतर्गत खास तौर पे शामिल होते हैं सौर ऊर्जा, नवीकरणीय, इसको हम नवीनीकरण कर सकते हैं। इसमें आता है आपका जल, वन, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इसको हम नवीनीकरण कर सकते हैं।
जल, वन, सौर ऊर्जा और पन ऊर्जा इसमें आते हैं। और इसी तरह से अनवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय संसाधन, अनवीनीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम लोग एक बार उपयोग कर लेने के बाद दूसरी बार हम उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे में उदाहरण के तौर में आते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोल, कोयला, पेट्रोल, कोयला या प्राकृतिक गैस, ये इस श्रेणी में आते हैं जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत। और दूसरा होता है धातु, जिनमें धातु के अंतर्गत दूसरा आता है। धातु में आपका, जिसको हम लोग अनवीनीकरण, एक बार उपयोग करने के बाद दूसरी बार उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, ये है लोहा। लोहा है, टीन है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट, ये जितने भी खनिज हैं धातु के रूप में जो भी है, ये इसको हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद दूसरा जो है उपयोग हम नहीं कर सकते, उसका रिन्यूअल नहीं हो सकता, ये सभी आते हैं। इसके बाद है आपका स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, चार आते हैं उसमें, चार संसाधन: व्यक्तिगत, सामुदायिक या सार्वजनिक, राष्ट्रीय, चौथा अंतर्राष्ट्रीय। ये आते हैं। व्यक्तिगत ऐसे संसाधन होते हैं जिस पे हमारा निजी अधिकार होता है, निजी, हमारा खुद पर्सनल, उस पर हमारा अधिकार होता है, ये होता है व्यक्तिगत संसाधन। जैसे हमारा घर है, हमारा ज़मीन और होटल है, मॉल है, और इस प्रकार की चीज़ें जो हैं इसमें व्यक्तिगत रूप में आते हैं। सामुदायिक रूप में ऐसा संसाधन जो सार्वजनिक तौर पर सभी के लिए होता है, ये पैलेस होता है, सार्वजनिक स्थल जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गार्डन, ये सभी स्थल जो है सामुदायिक के अंदर आते हैं या सार्वजनिक स्थल के अंदर आते हैं। अब राष्ट्रीय संसाधन जो होता है, ये होता है पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है। जैसे आपका मार्ग है, रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है इत्यादि। और शासकीय, जितनी भी शासकीय कार्य जो हैं ये राष्ट्रीय अंतर्गत आता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो है 200 मील, अपनी समुद्र तट से 200 मील हम आगे जाते हैं, खुले महासागर, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से ये इसके अंतर्गत चार घटक के अंतर्गत ये तीसरा जो था नंबर, और चौथा है ये है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर, विकास के आधार पर मैंने बात की थी भंडार की, संभावी की, विकसित की और संचित की। तो ये भंडार, जितने भी भंडार हैं हमारे पास संचित हैं, उसके बारे में हमारे पास तकनीकी ठीक ढंग से ज्ञान नहीं होने के कारण भंडार अभी है, उसका हम उपयोग नहीं कर पाए। संभावी इसलिए है कि उसमें संभाव्यता बनी हुई है कि आने वाले समय में वो संसाधन बन सकते हैं। विकसित के अंतर्गत ऐसे तकनीक या प्रौद्योगिकी का हम विकास कर लिए हैं जिसका हम उपयोग आने वाले समय में संसाधन के रूप में कर सकते हैं। ये इस प्रकार से ये विकास के आधार पर ये कंपोनेंट्स, ये देखे गए कंपोनेंट्स थे रिसोर्सेस के। बाद आइए अब हम देखते हैं एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, इसकी बात करते हैं एनवायरनमेंट की। और सबसे पहले हम चलेंगे
मीनिंग नेचर ऑफ इन्वायरमेंट, मीनिंग नेचर एनवायरमेंट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे चारों ओर के उस वातावरण एवं परिवेश से हैं जिसमें हम घिरे हुए हैं, हमारे समस्त क्रियाकलाप जिनसे प्रभावित होती है। पर्यावरण अंग्रेजी के एनवायरमेंट के हिंदी रूपांतरण है एनवायरमेंट, ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी रूप है, और इसी का हिंदी रूपांतरण है पर्यावरण। जो हमारे चारों ओर है, हमारे वातावरण के चारों ओर है, जो हमें घेरे हुए है, ये इन्वायरमेंट है। मूल रूप से यह शब्द जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका हम इस प्रकार से लेते हैं इन्वायरोनर। यह फ्रेंच भाषा का शब्द है इन्वायरोनर। इसका अर्थ होता है पारिस्थितिकी या बाह्य दशाएं, पारिस्थितिकी या बाह्य दशाएं, इसका अर्थ होता है। पर्यावरण का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये होता है पर्यावरण, अर्थात जिसमें हम संपूर्ण जगत को घिरे हुए देखते हैं या घिरा हुआ देखते हैं। इस प्रकार पर्यावरण का उस आवरण जिसकी हम बात करते हैं वो संपूर्ण जगत को घेरे हुए हैं। इसमें सभी मंडल शामिल होते हैं, पृथ्वी के संपूर्ण मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जयमंडल। ये सभी मंडल जो हैं, ये इसके जितने भी घटक हैं, ये अपने से ढके हुए हैं, ये पूरे पर्यावरण से ही ढके हुए हैं। चाहे वो हम स्थल मंडल की बात करें, चाहे हम जल मंडल की बात करें, चाहे हम वायुमंडल की बात करें, या फिर हम पूरे जैव मंडल की बात करें, ये संपूर्ण पृथ्वी के साथ साथ ये सभी जो है घटक जो है ये ढके हुए हैं पर्यावरण से। अब आइए इसके बाद चलते हैं पर्यावरण के घटक की ओर, कंपोनेंट्स की ओर, इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स की ओर, घटक की ओर। पर्यावरण के घटक, इसकी बात करते हैं। पर्यावरण के घटक को, इस पर फोकस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं पर्यावरण का जो संगठन होता है, पर्यावरण का संगठन होता है, ये किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यह 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है: मृदा, वायु, जल, ऊर्जा और जीव। मृदा, वायु, जल, ऊर्जा व जीव। मृदा, वायु, जल, ऊर्जा और जीव, इन 5 तत्वों से मिलकर ये पर्यावरण का संगठन जो है तैयार होता है। और इसमें हर एक जो स्वरूप है, ये जो घटक हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से पारस्परिक रूप से घुले मिले होते हैं अनेक कारकों के द्वारा। ये समूह में, प्रत्येक समूह में इसका एक अलग विशिष्ट महत्व होता है, ये हम इसमें देखते हैं। आइए हम जानते हैं पारस्परिक संबंधों को। पर्यावरण के घटक के पारस्परिक संबंधों की बात करें तो ये किस प्रकार दिखते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ये सौर ताप है या ऊर्जा है, मृदा है, स्थलाकृति जिसको हम कहते हैं, या स्थल मंडल हम कह सकते हैं इसको, वायु,
जल और जीव, ये सभी जगह पर सौर का जो स्रोत है, किरण है, ये सभी जगह पर ऊर्जा जो है सभी जगह पहुंचती है, चाहे वो मृदा हो, वायु हो, या फिर जीव हो, या फिर जल हो। लेकिन एक दूसरे के साथ किस तरह से संबंध देखने को मिलता है, इस तरह से और एक दूसरे के साथ इस तरह से, और एक दूसरे के साथ संबंध इस तरह से, एक दूसरे के साथ संबंध इस तरह से, और इसका संबंध इस तरह से। ये है पारस्परिक संबंध है इन घटकों का, इन पर्यावरण के प्रमुख तत्वों का ये पारस्परिक संबंध जो है इसमें देखने को हमें मिल जाता है इसके अंतर्गत। अब हम आइए इसके कंपोनेंट्स की ओर हम और सारगर्भित रूप से चर्चा करते हैं। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हम बात करेंगे, हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे कंपोनेंट्स को। जैविक घटक, जिसको हम भौतिक घटक के रूप में भी जानते हैं, और अजैविक घटक, बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटक के अंतर्गत इसमें आते हैं मृदा, वायु, जल, ताप, सौर ऊर्जा। इसके अंतर्गत हम सौर ऊर्जा को रखते हैं, सौर ऊर्जा। और इसमें आते हैं स्थलाकृति, स्थलाकृति, ये इसके अंतर्गत है। और वहीं अजैविक घटक के अंतर्गत, अबायोटिक घटक के अंतर्गत इसमें शामिल होते हैं वनस्पति, जंतु और मानव। वनस्पति, जंतु व मानव, वनस्पति, जंतु और मानव अजैविक घटक, अबायोटिक घटक के अंतर्गत ये आते हैं। उदाहरण में से ये इसमें शामिल होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो है जीवन के आधार पर घटक किस प्रकार से होते हैं। जीवन के आधार पर घटक, इसके बारे में बात करते हैं। जीवन के आधार पर घटक एनवायरनमेंट के, ये भी दो हैं, अजैविक और दूसरा जैविक। अब अजैविक में किस प्रकार से हैं इसमें हम देखते हैं। इसमें जल, वायु, मृदा, ताप और ढाल। जल, वायु, मृदा, ताप व ढाल, ये अजैविक के अंतर्गत हैं जीवन के आधार पर। और उसी तरह से अजैविक के अंतर्गत है, माफ कीजिएगा, अजैविक के अंतर्गत है। और जैविक के अंतर्गत जो है हम बात करेंगे, इसमें पादप, जीव जंतु और मानव। पादप, जीव जंतु और मानव इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। और इस तरह से ये जो है कंपोनेंट्स के साथ मीनिंग, नेचर एंड कंपोनेंट्स एंड रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट का यह जो महत्वपूर्ण टॉपिक है चैप्टर 1 से, और ख़ासतौर पे रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो BA फाइनल के अंतर्गत हैं, ये इसमें आज का ये टॉपिक जो था ये यहीं पर संपन्न होता है। ये सुनने के लिए और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।